लगातार दूसरे टेस्ट मैच में भाई एक बड़ी हार से बौखलाए इंग्लैंड के वरिष्ठ खिलाड़ी, चाहे वो माइकल वॉन की बात करें या फिर एलिस्टर कुक की बात करें या फिर एवन मॉर्गन की बात करें। उसके अलावा हम बात करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी, हमारी टीम की परफॉर्मेंस, यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस, रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस और भाई कमबैक के बारे में कि क्या अब आगे की सारी अपडेट पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड जो मतलब 434 के बड़े मार्जिन से हारी है इंडिया से। तो भाई उसके बाद चाहे वो इंग्लैंड की मीडिया हो, इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, भाई साहब उन्होंने इंग्लैंड के कपड़े खोल के रखे, इंग्लैंड प्लेयर के, भाई बेन स्टोक्स के, ब्रेंडन मैकलम के, बेसबॉल के, उन्होंने बोले ये क्या है, पैथेटिक है ये। सबसे पहले बात करते हैं भाई माइकल वॉन जो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि इंडिया कहां पे खराब करे और भाई मैं इंडिया के ऊपर तंज कस पाऊं, मैं इंडिया के ऊपर पोस्ट कर पाऊं। भाई वही माइकल वॉन अब जो पहली सीरीज को शुरू होने से पहले जो बोल रहे थे कि इंडिया को हम बताएंगे कैसे होता है बेसबॉल, इंडिया को सिखाएंगे क्या कैसे खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट, वही जो पहले टेस्ट मैच में हम इंडिया हार गई थी वहां पे उसने बहुत मजे लिए, मतलब अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीजें उसने पोस्ट करी, अलग अलग चीजें बताई, बोली, मतलब हमने सहन करके लिया। लेकिन वही माइकल वॉन लगातार दूसरे टेस्ट मैच में हारने के बाद 434 रन के बड़े मार्जिन से हारने के बाद उसके बोल बदल चुके हैं। उसके बोल इस तरह से बदल चुके हैं, उसने बोला भाई इंग्लैंड वालों अगर ऐसा रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहेंगे, हमारे साथ कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा। दूसरी चीज उसने ये भी बोला है कि इंग्लैंड वालों ये बेसबॉल छोड़ो और अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलो। मतलब माइकल वॉन पूरी तरह से बदल गया है इंग्लैंड की एक बड़ी हार से। मतलब इंडिया ने ऐसा उसको बदल दिया, ऐसा सबक सिखाया है कि मतलब इंडिया ने बोला नहीं कुछ कि भाई माइकल वॉन को जवाब देना, ऐसा कुछ नहीं। परफॉर्मेंस दी है रोहित शर्मा की इस टीम ने, यंग टीम ने, मतलब 3 या 4 बड़े प्लेयर थे इसमें, उसके अलावा सारी यंग टीम थी, पूरी यंग टीम थी और इस तरह की परफॉर्मेंस कि 434 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी विन दर्ज करी और माइकल वॉन ने अपने पूरा अब यू टर्न लिया। भाई साहब उसने पूरा क्रिटिसाइज किया भाई बेन स्टोक्स की कप्तानी को क्रिटिसाइज किया, ब्रेंडन मैकलम पे सवाल उठाए, बोला बेसबॉल छोड़ और नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट खेलने दे। उसके अलावा भाई एवन मॉर्गन, उन्होंने भाई कप्तान रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनर कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने बोला है भाई साहब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देगा, इस तरह का घटिया क्रिकेट खेलेगा और भाई 434 के बड़े मार्जिन से इस सीरीज में हार जाएगा। मैंने नहीं सोचा था, हार जीत लगी रहती है, हमने भी वहां पर टेस्ट सीरीज हारी है लेकिन इस तरह से हमने नहीं खेला, इस तरह की मतलब बेइज्जती हमने नहीं करवाई। तो ये भाई एवन मॉर्गन का कहना था। उसके बाद एलिस्टर कुक, उन्होंने बोला मैंने इंग्लैंड को बहुत लंबी सर्विस दी है, मतलब आपको भी पता है कि एलिस्टर कुक किस तरह के बैट्समैन रहे। उन्होंने ये भी बोला है, पहले तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल की तारीफ करी है कि भाई यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग में इतने छक्के मार दिए, इतना तो मैंने पूरे करियर में नहीं मारे। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट को लेकर बोला है कि भाई साहब इस तरह की मतलब मेरे रहते हुए तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, हम हारे हैं, जीते हैं, हमारे ड्रॉ करवाया है, हमने लड़े हैं, मतलब हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस हमने कभी नहीं करी है। ये बेन स्टोक्स को सोचने की बात है और ब्रेंडन मैकलम को मतलब बैठ के और एक बार सोचना चाहिए कि बेसबॉल खेलना या नॉर्मल क्रिकेट खेलना। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला अच्छा हुआ मैंने रिटायरमेंट ले ली, नहीं तो इस मतलब इस एक पैथेटिक मतलब एक इस वर्स्ट हिस्ट्री का हिस्सा मैं भी बन जाता कि भाई ये था, यहाँ पे ये बॉलर्स थे। ठीक है, ये इनके मतलब इंग्लैंड की बौखलाने की हालत मैंने बता दी आपको, लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की 2 बड़ी विंस के बारे में। इस 2 बड़ी विंस से जो हमें बेनिफिट हुआ वो WTC के साइकिल में हुआ। WTC के साइकिल में हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, 59 पॉइंट्स के साथ में हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। पहले नंबर पे भाई 2022 की WTC की विनर न्यूजीलैंड है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ चुके हैं 2 बार की रनर अप WTC की रनर अप इंडिया दूसरे नंबर, और तीसरे नंबर पे 2023 की WTC विनर ऑस्ट्रेलिया। ये है 3 टीमें। और इंग्लैंड जो बेसबॉल खेलती है जिसका इतना हवा बना रखा है भाई वो 7वें नंबर पे, कहीं नहीं है। 3 टर्म हो गए, 3 टर्म में अभी तक इंग्लैंड ने एक बार भी मतलब टॉप 4 में नहीं आ पाई है, तो ये भाई सोचने वाली बात है जरूर भाई। उसके अलावा अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो जो पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने कप्तानी करी थी वहां पर भाई कोई भी खुश नहीं था, मैं क्या कोई भी खुश नहीं था। उस तरह की कप्तानी हुई थी कि भाई बैटिंग कप्तानी सब सवाल उठ रहे थे। इवन दूसरे टेस्ट मैच में भी उस तरह की कप्तानी नहीं देखने मिली, भले वहां पे 100 भाई 6 रन की बड़े मार्जिन से हम जीत गए थे, लेकिन जिस तरह की कप्तानी हुई थी वो मतलब मेरे को नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छी कप्तानी थी, मतलब एवरेज कप्तानी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद जो तीसरे टेस्ट मैच में हमने देखा रोहित शर्मा को बॉलरों के ऊपर भरोसा दिखाया भाई साहब। जसप्रीत बुमराह के जब से कमबैक किया ना जसप्रीत बुमराह ने, तो उसके बाद सबसे लंबा स्पेल डाला, 7 ओवर का स्पेल टेस्ट क्रिकेट में, अमूमन ऐसा देखा नहीं जा रहा था। रोहित शर्मा क्या कर रहे थे, एक बड़ा स्पेल नहीं दे रहे थे, 4 ओवर 5 ओवर का स्पेल देके बॉलर को हटा दे रहे थे। बॉलर किसी को सेटअप भी कर रहा बैट्समैन को, तो उसको उतना टाइम नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर दबाव था कि कभी भी मेरे को कप्तान हटा सकता, 4 ओवर 5 ओवर हो गया, अभी मेरे को मतलब रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई
कुलदीप यादव ने अपने करियर का सबसे बड़ा स्पेल डाला, 12 ओवर का स्पेल इसी मैच में दूसरी इनिंग में, तो वो भी पहली इनिंग में, सॉरी, तो वो देखने लायक था। तो वहां पर मुझे लग गया था कि इसके अब रोहित शर्मा ने जो स्ट्रेटेजी के साथ में आया, एक बॉलर को टाइम दिया, भाई तू कर सेटअप कर और ले ले विकेट, वही किया जसप्रीत बुमराह ने, वही किया कुलदीप यादव ने। लेकिन अब सबकी बात और रविंद्र जडेजा की बात ना हो यार, भाई रविंद्र जडेजा ने जिस तरह की बॉलिंग दूसरी इनिंग में करी, जिस तरह की बैटिंग पहली इनिंग में करी, भाई आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त। मैं बोलूं ना, अभी हमारे जो टेस्ट स्क्वाड है ना, पूरे मैं बोल रहा हूं, वहां पे विराट कोहली को इंक्लूड कर दो, जसप्रीत बुमराह को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, ऋषभ पंत को, सबको रख लो। सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है वो है रविंद्र जडेजा। भाई बैटिंग में तुम्हारे किसी प्रॉपर बैटर से भी मतलब जब दबाव की सिचुएशन आती तो हमारे बैटर बल्ला फेंक लेते, लेकिन ये बंदा नहीं फेंकता है। बॉलिंग का नाम आता सब पिटते हैं, ये बंदा नहीं पिटता है। फील्डिंग का नाम आता सबसे फास्ट हैंड है इसके, सबसे सेफ हैंड्स है इसके। अगर इसके पास बॉल जाती तो जहां पे 2 रन रहेंगे ना, तो बल्लेबाज इनके मतलब जो अपोजिशन है वो सोचती है कि भागना कि नहीं भागना है। उनके कोच कप्तान समझा के रखते हैं कि जडेजा के हाथ में बॉल जाएगी तो बेटा भागना नहीं। तो ये जडेजा का डर है। हर फील्ड में, तीनों फील्ड में मतलब कंप्लीट 3D पैकेज है। तो ये रविंद्र जडेजा, और मेरे को लगता है कि अब इस स्क्वाड का सबसे बड़ा खिलाड़ी ये मैन ऑफ द मैच बने इस मैच में। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस मैच में, जो दूसरे मैच में इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, भाई यशस्वी जायसवाल के लिए तो एक बार जोरदार तालियां बनती है। इस जैसा खिलाड़ी हमारे पास है, वी आर ब्लेस्ड यार। जिस तरह की इस बंदे ने स्ट्रगल करी है, उसी तरह की इस बंदे ने अपनी मतलब स्किल्स बिल्ड करी है, और भाई दिखा रहा दुनिया को कि भाई मैं बहुत नीचे से आया और बहुत ऊपर जाना है भाई। और मैं भी यार भगवान से प्रे करूंगा ये बंदा यार बहुत ऊपर जाए भाई। एक बार जोरदार तालियां। डबल सेंचुरी बैक टू बैक, तीसरा इंडियन बन चुका है बैक टू बैक डबल सेंचुरी करने वाला। और उसके अलावा बात करूं, एक इनिंग में 12 छक्के मारने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन चुका पैरा खिलाड़ी भाई। पैरा के अब ज्वाइन हो चुके हैं वसीम अकरम, और अब बन चुके हैं उनके साथ में खड़े हैं, मैं कंधे से कंधा मिलाकर भाई। 22 साल के यशस्वी जायसवाल, किसी ने सोचा नहीं था कि यशस्वी जायसवाल इस तरह का उतरेगा भाई। उसके बाद अगर बात करें, एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले यशस्वी जायसवाल बन चुके हैं। 22 छक्के मार दिए इस बंदे ने, 22 छक्के भाई। इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे में इतना पोटेंशियल, अभी 22 साल का, आगे चल के पता नहीं क्या क्या करेगा ये। अनफॉर्चुनेट था कि ऐसा होता नहीं, अमूमन देखा नहीं जाता है कि भाई जब एक बल्लेबाज लगातार 2 मैचेस में दो डबल सेंचुरीज मार दे और वो मैन ऑफ द मैच ना मिले उसको। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिल गया, वहां पे भी इस बंदे को हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरे मैच में भी रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच मिला, इस बंदे के हाथ कुछ नहीं लगा भाई। मेरे को ऐसा लगा, पहले मैच तो हार गया, तो दूसरे और तीसरे मैच की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे दोनों मैच में जब इसने डबल सेंचुरी मारा, एक से हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन 22 साल का है, मुझे लगता है इसके अंदर पोटेंशियल है, और भाई ये लंबा जाएगा इसका करियर। बहुत मेरे को लगता है बहुत ब्राइट करियर है इसका, और मुझे लगता है ये फ्यूचर का सबसे बड़ा स्टार होने वाला है इंडियन क्रिकेट का। भाई बात यशस्वी की हुई तो बात भाई चमकने की हो रही, लेकिन बात करते एक और सितारे की, शुभमन गिल की। शतक मारने वाले थे, कुलदीप यादव की वजह से अगर रन आउट हुए कोई बात नहीं, होता है। लेकिन भाई अच्छा खेला, पहले इनिंग में 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में भाई 91 रन बनाए और बेहतर खेला, मस्त खेला, पारी संभाली। उसके साथ साथ सरफराज खान, जिस तरह की उन्होंने डेब्यू मैच में कोई दबाव नहीं लगा। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पर्सनली बोला कि भाई इस बंदे ने डोमेस्टिक में अलग अलग सिचुएशन में जाके, अलग अलग वहां पे जाके, वेन्यू में जाके इसने रन बनाए, और छोटे रन नहीं बनाए, बड़े रन बनाए, 200, 300, डबल 100, ट्रिपल सेंचुरीज ऐसे बनाए इसने। लेकिन मेरे हिसाब से ये बंदा लंबी रेस का घोड़ा। पहले टेस्ट मैच में जब उसको कैप दी तब ये इमोशनल जरूर था, लेकिन उसके बाद ये कहीं भी दबाव में या कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं इसको अनकंफर्टेबल नहीं लगा कि भाई ये पहला मैच खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं दबाव में नहीं था, बिल्कुल कंफर्टेबल लगा, और बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई ये बहुत टाइम से खेल रहा है। जो सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई सरफराज खान की फिटनेस की वजह से इसको टीम में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिटनेस उसकी अव्वल दर्जे की फिटनेस है। आपने फील्डिंग में देखा, रनिंग में देखा, रनिंग बिटवीन विकेट में देखा, बहुत अच्छा भागता है बंदा, और छक्के भी लंबे मारता है भाई। जिस तरह की उसने दोनों पारियों में 2 हाफ सेंचुरीज मारी, और ऐसा करने वाला चौथा भारतीय बना है कि डेब्यू मैच में दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी मारने वाला। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल की मैं अगर बात करूं, भाई साहब एक बार एक रिकॉर्ड और बना उनके नाम पे, जो उन्होंने बाउंड्रीज से, एक सीरीज में बाउंड्रीज से 332 रन मार चुके। अभी 2 मैचेस और बाकी है, चौथा और 5वां मैच आना बाकी है भाई साहब। उसके अलावा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड है, सुनील गावस्कर सर का रिकॉर्ड, सुनील गावस्कर नहीं बोल सकते, सर बोलना पड़ेगा, लेजेंड है भाई। उनका रिकॉर्ड है एज ओपनर, उन्होंने 734 रन बनाए एक सीरीज में। तो यशस्वी जायसवाल अभी 554 पे पहुंच चुके। तो ये 2 आने वाले मैचेस है, उनमें आराम से उनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। विराट कोहली का एक रिकॉर्ड वो भी तोड़ देंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद भाई रजत पाटीदार के लिए थोड़ा सवाल खड़े होंगे, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच में केएल राहुल का आना तय हो चुका है। अगर केएल राहुल आते हैं तो भाई रजत पाटीदार को बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरफराज खान ने अपनी मतलब 2 इनिंग्स में ही बता दिया है कि भाई मैं तो बाहर जाने वाला नहीं हूं, भाई रजत पाटीदार को बिठाओ। मौका था रजत पाटीदार के पास, 4 इनिंग्स थी,
लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, 2 मैचेस से जज नहीं करेंगे। भाई उस बंदे के मतलब जाने जाते हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का विराट कोहली कहलाता है ये रजत पाटीदार। तो बोलते हैं कि भाई इस तरह की इसकी क्लास है, ये क्लास प्लेयर है, इस तरह की इसकी स्किल्स हैं। तो मतलब अब भी होता है कि भाई उस चीज को रहता है किसी किसी का। चलो सरफराज खान अच्छे से मतलब प्रेशर झेलता है, ये नहीं झेल पाता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको अभी और मौके मिलेंगे, और मौके अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी क्योंकि केएल राहुल वापस आएंगे तो इसकी जगह पे कौन खेलेगा। तो मेरे को लगता है यहाँ पर रजत पाटीदार को बिठा देंगे ये लोग, केएल राहुल को आ जाएंगे, आगे मौके मिल सकते हैं रजत पाटीदार को। ध्रुव जुरैल एक नंबर है, लेकिन विकेट कीपिंग पे काम करने की जरूरत है। लेकिन बैटिंग मैंने देखी, जहां तक उसने बैटिंग करी बेहतरीन बैटिंग करी, और विकेट कीपिंग उतनी आला दर्जे की नहीं लगी जिस तरह की विकेट कीपिंग हमें केएस भरत करके देता है। भाई मुझे नहीं लगा वैसा कुछ भी इसमें आउटस्टैंडिंग तो नहीं था, लेकिन नया प्लेयर है, आगे चलकर और अच्छा कर सकता है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, बॉलिंग यूनिट हमारा मजबूत है। पहले मैच की दूसरी इनिंग में जिस तरह से ओली पॉप ने धोया था, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था। और वहीं पे माइकल वॉन ने ये भी ट्वीट किया था कि बोला था भाई ये तुम्हारा टर्निंग ट्रैक, तुम अपने बॉलरों को बनाते हो, तुम्हारे बॉलर यहीं पे जन्मे, यहीं पे तो इन्होंने खेला है और यहीं पे हमारे ओली पॉप को आउट नहीं कर पा रहे। इसने स्वीप मारे, रिवर्स स्वीप मारे, इसने ड्राइव्स मारी, मतलब अच्छे अच्छे शॉट्स खेले। तो वहां पर माइकल वॉन ने बोला ये तुम्हारे बॉलर हैं, यहीं पे इन्होंने जन्म लिया, यहीं पहले से खेल रहे हैं, ऊपर से तुमने टर्निंग ट्रैक बना रखे, धीमी विकेट बना रखे, फिर भी हमारे बैटर वहां पे बेसबॉल खेले। तो यही माइकल वॉन आज अपने शब्दों से उन्होंने वापसी ले ली कि रिटर्न यू टर्न ले लिया कि भाई नहीं मैं गलत था, भाई नॉर्मल क्रिकेट खेलो, नॉर्मल क्रिकेट खेलो तो जीतोगे। बेसबॉल 10 मैचेस में से 1 या 2 मैचेस जिताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई बात करें हमारे बॉलर्स की, तो रविंद्र जडेजा की बात करें, बॉलिंग भाई अव्वल दर्जे की बॉलिंग। आर अश्विन की बात करें, कमिटमेंट के लिए तो भाई 10 में से 10 नंबर मिलेंगे आर अश्विन की, 500 विकेट ले चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 98 मैचेस, ओनली 98 मैचेस में 500 विकेट लेने वाले भारतीय बन चुके हैं। लेकिन दूसरे भारतीय हैं उसके अलावा 619 विकेट जिनके नाम है वो है भाई अपने अनिल कुंबले सर। अनिल कुंबले ने उनके बड़े लेजेंड है यार, लेजेंड प्लेयर है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई यहां पर अश्विन की कमिटमेंट की, तो यहां पे कमिटमेंट किसके लिए बात कर रहे हैं कि भाई घर में प्रॉब्लम थी, घर गए मैच के बीच में और वहां पे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से मैच खेलने के लिए कल मतलब प्रेजेंट हो गए थे और 1 विकेट भी लिया। इस तरह की कमिटमेंट यार ये इंडियन प्लेयर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भाई उसके बाद जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैं बोलूंगा ना इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में उठा के देखो आप, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर मैं बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, बेस्ट बॉलर है। क्योंकि इस तरह का मतलब किसी भी सिचुएशन में विकेट नहीं आ रहा जसप्रीत बुमराह, रन पड़ रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह भाई कहीं पे भी लाओ वो तुमको विकेट लेके देगा, वो तुम्हें इकोनॉमिकल रहता है, बेस्ट बॉलिंग करता है, कोई उसको पीटता भी नहीं है ज्यादा, डरते हैं उसको सब बैट्समैन। इंग्लैंड बेसबॉल खेला था, जब भी बेसबॉल भी खेला था ना उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि भाई बुमराह को निकालो बाकी को पीटो, बुमराह आ रहा तो उसको आराम से झेलो। और दिखा धार दिखी पहले मैच में भी, दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बना, वहां पे 9 विकेट लिए। तीसरे मैच में यहां पर भी अच्छी बॉलिंग करी और अच्छी बॉलिंग का दर्जा दिखाया कि भाई मैं इसके लिए हूं, इस बॉलिंग यूनिट का लीडर हूं मैं, तो वो जसप्रीत बुमराह ने दिखाया। उसके अलावा मोहम्मद सिराज वो ज्यादा लय में तो नहीं लगे, लेकिन पहले इनिंग में 5 विकेट लिए और लगा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जो इंग्लैंड 319 पे पूरा ऑल आउट हो गया तो वहां पे मोहम्मद सिराज का बड़ा हाथ था। दूसरे इनिंग में रविंद्र जडेजा का बड़ा हाथ था, उन्होंने 5 विकेट लिए थे भाई, 7 विकेट और 112 रन, इसकी बदौलत ही वो मैन ऑफ द मैच बने थे रविंद्र जडेजा। बात कर रहे थे मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज की उस तरह की जो लय में मोहम्मद सिराज जो मैं ओवरसीज में देखा ना उनको, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, इंग्लैंड की धरती पे जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करी है ना, वो मेरे को इंडिया में उन पर वो धार नजर नहीं आई, इवन वर्ल्ड कप में भी वो धार नजर नहीं आई मुझे। लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह के बाद सेकंड नंबर पे मोहम्मद सिराज को ही रखा जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी की इंजरीज के चलते मोहम्मद शमी को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, और प्लस यार इंजर्ड है कोई बंदा तो उसको कहां से क्या करेंगे। लेकिन यहां पर बात कर रहे थे ये हमारे बॉलर हो गए। अभी बताया जा रहा है कि चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, उनकी जगह पे कौन खेलेगा क्या सवाल होगा। चौथा टेस्ट मैच है रांची में, तो रांची में टर्निंग ट्रैक है, बताया अभी तक की खबरों के हिसाब से टर्निंग ट्रैक है। मेरे हिसाब से अगर टर्निंग ट्रैक है तो वहां पे हो सकता है जसप्रीत बुमराह बैटर है, तो मतलब ये साफ है कि अक्षर पटेल खेलते दिखाई देंगे। यदि अक्षर पटेल नहीं खेलते दिखाई देंगे, हमारे टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच की जो अपनी इच्छा रहेगी भाई ऐसा नहीं करते हैं, या तो जसप्रीत बुमराह को फिर या तो मुकेश कुमार या फिर आकाशदीप रिप्लेस कर देंगे, भाई ऐसा रहेगा। सिंपल जो स्क्वाड है उसी स्क्वाड के साथ उतरेंगे। अगर केएल राहुल आते तो वो रजत पाटीदार की जगह पे खेलते हैं। केएल राहुल की इंजरी पे अपडेट थी कि हाँ केएल राहुल काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है, उनका इंप्रूव हो चुके हैं। भाई बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ के, एक बार रोहित शर्मा के बारे में ओवरऑल बात कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की जो लाइफ में कप्तानी को लेके या एमआई के साथ में जो चीजें चल रही थी ना उन पे बात कर लेते हैं। क्योंकि बाकी तो हो गया, बैटिंग में कमबैक कर लिया 2 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, जहां पे बोल रहे थे कि कैसे कप्तानी करेंगे देखेंगे, अब यहां पे पता चलेगा। मैं भी उन पे सवाल उठा रहा था, तो भाई उन्होंने दिखाया कि मैं मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूं। बैटिंग भी अच्छी कर ली है, लेकिन जो उनकी लाइफ में
अभी भी प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ रहे थे कप्तानी को लेके, ये लेके एमआई का लफड़ा, बहुत सारा दबाव था, बहुत सारा था। उन्होंने भाई सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ दबाव अब सबको मिल चुका है, एमआई को मिल चुका है, इनको मिल चुका है। खबर यह आ रही है कि भाई हो सकता है कि एमआई को इस साल तो खेलेंगे, हो सकता है कि अगले वाले में 2025 में हो सकता है वो पंजाब 11 किंग्स 11 पंजाब से खेल सके, क्योंकि वहां पर हो सकता है प्रीति जिंटा ने उनको अप्रोच किया है। अभी तक ये बताया जा रहा है प्रीति जिंटा ने उनको अप्रोच किया कि भाई रोहित शर्मा तुम हमारे पास आ जाओ। ये खबर कितनी पक्की है ये तो देखने लायक रहेगी, आईपीएल में इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी तक का जो रोहित शर्मा का सफर था बड़े मतलब बहुत मुश्किल था, और अब जाके थोड़ा थोड़ा मुझे लगा रिलीफ, अभी रोहित शर्मा थोड़ा सा चैन की सांस ले रहे होंगे, जिस तरह उन्होंने दोनों टेस्ट मैच जीते। क्योंकि यहां पर सवाल उठने वाले थे कि भाई तुम कैसी कप्तानी कर रहे हो, क्या चल रहा है, सारी चीजों पे यहां पे सवाल उठने वाले थे। लेकिन उन्होंने बैटिंग भी अच्छी कर ली, कप्तानी अच्छी कर ली, और भाई फील्डिंग भी, जिस तरह से बोला जाता है ना कि रोहित शर्मा की फिटनेस अच्छी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस इतनी खराब भी नहीं भाई। जिस तरह के उन्हें कैचेस पकड़ रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, थ्रोज देखो उनके, जो रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा की बॉल पे उन्होंने स्लिप पे कैच पकड़ा, थर्ड स्लिप पे, भाई साहब वो इतनी फास्ट थी कैच यार, बिजली की तरह उनके हाथ चले वहां पे। तो मुझे लगा कि रोहित शर्मा को लेकर जो सवाल उठते हैं वो गलत भी है, कई बार ऐसा लगता है। मिच्योर क्रिकेटर है भाई, रिलायबल क्रिकेटर है, उसके अलावा कप्तानी भी जबरदस्त कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी साल 2 साल उनके साथ अभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसी स्क्वाड के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात एमआई की तो ये हम आईपीएल में कवर करेंगे, आईपीएल के लिए उस पर रखते हैं। लेकिन अब जाके थोड़ा सा रोहित शर्मा रिलीफ की सांस ले रहे हैं। बात करेंगे चौथे टेस्ट मैच के, चौथे टेस्ट मैच में हमारा यही स्क्वाड रहने वाला है, यही स्क्वाड के साथ में उतरने वाले। बाकी जो हम पहली खबर आपको बताई थी कि इंग्लैंड में जो घमासान मचा हुआ है, ये इसी चीज का घमासान है। इंग्लैंड के प्लेयरों के कपड़े फट रहे हैं वहां पे। जो चीजें बताई जा रही है बेन स्टोक्स को लेके, बेन स्टोक्स के ऊपर तो किसी मीडिया उसने तो एक वो भी बनाया था, उन्होंने बोला कि भाई बेन स्टोक्स को कप्तानी छोड़नी चाहिए, जो रूट को कप्तान बनाओ। जब से जो रूट बेन स्टोक्स कप्तान बने तो जो रूट की परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई, तो ये बताया जा रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये इंग्लैंड की मैंने देखा था, एक अंग्रेजी न्यूज चैनल है, उन्होंने उस पर बताया था। उसके अलावा ब्रेंडन मैकलम को भी रिप्लेस करने के कुछ लोग बात कर रहे थे, भले अभी तो नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस मिली है इनको इसमें, लेकिन उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली है जो बताया जाता है कि बेस्ट बॉल करके। अभी ये लगातार दूसरी हारेंगे, इससे पहले इतना बुरा नहीं आ रहे लोग, लेकिन WTC के साइकिल में इतना नीचे होना, भाई क्या फायदा है ऐसी टेस्ट क्रिकेट खेलने के। एंटरटेन कर रहे हो तुम लोगों को, मतलब उसके अलावा क्या कर रहे हो तुम, अपना तो कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। पहले टर्म्स में तुम चौथा नंबर फिनिश नहीं करते हो WTC के, दूसरे टर्म्स में वैसे ही तुम्हारा हाल है, तीसरे टर्म में भी वही हाल है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम सिर्फ अभी टेस्ट क्रिकेट चलो तो टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट यार मतलब क्रिकेट का बादशाह कहलाता है टेस्ट क्रिकेट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और रोहित शर्मा के फैन हो तो लिखो यार वेलकम बैक, किंग है वो अपना यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।